वेलकम टू स्टूडेंट अड्डा 247। तो चलिए आज एक फिर से नए सेशन में आप सभी का आप लोगों का तहे दिल से हम स्वागत करना चाहते हैं। और आप लोगों के सामने हम डे नंबर 3 जो कि डे नंबर हमारा तीसरा है, इस बार लेकर के हाजिर हैं हम परमाणु एवं अणु। ध्यान देंगे, इससे पहले हमने 2 चैप्टर्स कवर कर चुके हैं। जो कि पहला चैप्टर था, आपको पहला था कि हमारे चारों ओर के पदार्थ, हमारे चारों ओर के पदार्थ, और दूसरा था कि हमारे चारों ओर के पदार्थ शुद्ध हैं। और तीसरा चैप्टर है हमारा कि परमाणु एवं अणु। ध्यान देंगे, परमाणु एवं अणु, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ध्यान देंगे, एटम एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर का नाम है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। ये कक्षा 9th के एनसीईआरटी बुक्स हैं और हम अभी एनसीईआरटी का बुक्स कवर कर रहे हैं जो कि कक्षा 9th से हैं। ध्यान देंगे, यहाँ सारी चीज़ें अच्छी तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। बुक्स में जो चीज़ें लिखी हुई है उनको पढ़ेंगे। प्राचीन भारतीय प्राचीन भारतीय एवं ग्रीक दार्शनिक द्रव्य के अज्ञात एवं अदृश्य स्वरूपों से सदैव चकित रहे थे। यानी ध्यान देंगे कि प्राचीन काल में जो ग्रीक और भारतीय दार्शनिक थे, दर्शन शास्त्र के दर्शनवेता थे, दार्शनिक थे, वे क्या थे? द्रव्य से अज्ञात एवं अदृश्य रूप से सदैव चकित रहते थे। यानी आश्चर्यचकित हुआ करते थे कि क्या ये द्रव्य या ठोस है तो किस प्रकार से ठोस है, हम इसका कहाँ यूज करेंगे, क्या हमारे लिए यह उपयोगी है, किस प्रकार से उपयोगी है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के वे हमेशा आश्चर्यचकित रहा करते थे। पदार्थों की विभाज्यता के बारे में भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व विचार व्यक्त किया गया था। यानी पदार्थ की विभक्ता यानी पदार्थ को बांटने के बारे में आज से 500 साल पहले बात की गई थी। 500 ईसा पूर्व पहले विचार व्यक्त किया गया था। भारतीय दार्शनिक जो थे महर्षि कणाद ऋषि, उन्होंने प्रतिपादित किया कि द्रव्य पदार्थों को विभाजित करते जाए तो छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे। यानी जब हम किसी एक पत्थर के टुकड़े यानी कोई भी ऐसे पदार्थ को इसको टुकड़े करते जाएं, काटते जाएं, तो एक छोटा छोटा पार्टिकल, छोटा छोटा कण में विभाजित होते जाएगा। ऐसा किसने प्रतिपादित किया था? महर्षि ऋषि, भारतीय दार्शनिक कणाद ऋषि ने ऐसा प्रतिपादित किया था कि जब बड़े से द्रव्य के टुकड़े को उसको छोटे छोटे टुकड़ों में प्राप्त किए जाए तो उनके एक छोटे छोटे कण आएंगे। यानी इस प्रकार से उन्होंने बताए थे, कण आज होते जाएंगे। अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जाएगा। यानी जब मान चलिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू मान चलिए ये कोई पदार्थ है, इसको हम छोटा छोटा टुकड़े करते जाएंगे। यानी यहाँ से जब इस टुकड़े को भी टुकड़े करते जाएंगे तो लास्ट टाइम पे क्या होगा कि ये कण इतना छोटे हो जाएंगे, इतना छोटा हो जाएंगे कि वो हमसे कटेंगे ही नहीं, विभाजित नहीं होंगे। अभी सूक्ष्मतम कण अविभाज्य रहेगा। क्या होगा? अविभाज्य रहेगा। इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को उन्होंने परमाणु कहा। यानी ये छोटा सा पदार्थों की, यानी यहाँ हम कह सकते हैं कि पदार्थों का वह छोटा से छोटा, यानी हम जब एक बड़े पदार्थ को काटते हैं तो छोटा आता है, और उससे भी छोटा यानी पदार्थों का वह सूक्ष्मतम कण जिनसे पदार्थों का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहेंगे? उसे परमाणु कहा जाता है। एक अन्य भारतीय दार्शनिक और थे जिनका नाम था पाकुधा कत्यायन ने इस मत का, एक अन्य दार्शनिक और थे जिनका नाम था पाकुधा कत्यायन ने इस मत को विस्तृत रूप से समझाया तथा कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। उन्होंने भी यही कहा कि जब हम पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करते जाते हैं तो वह छोटा टुकड़ा ही परमाणु कहलाता है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस मत के बारे में और विस्तृत जानकारी कहा कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते। संयुक्त का अर्थ होता है यहाँ मिला हुआ, ये संयुक्त मतलब मिला हुआ।
ध्यान देंगे, संयुक्त मतलब मिला हुआ, संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, यानी संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। ये कण जो होते हैं ये संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्य के विभिन्न रूपों को प्रदान करते हैं, जो द्रव्य के विभिन्न रूप, जिनसे क्या होता है, द्रव्य किसी पदार्थ के विभिन्न रूप का निर्माण होता है। नेक्स्ट देखेंगे आगे क्या है कि लगभग इसी समय ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस यानी इसी टाइम पे, जिस टाइम पे 500 ईसा पूर्व, इसी समय लगभग दार्शनिक डेमोक्रिटस ने ल्यूपिसियस ने सुझाव दिया था कि यदि हम द्रव्य को विभाजित करते जाए तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। यानी हम जब बड़े से पदार्थ को विभाजित करें तो विभाजित करते करते एक ऐसी स्थिति बन के आएगी जब हम उसके कण को विभाजित नहीं कर पाएंगे, यानी वो अविभाज्य रह जाएंगे, नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने भी इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा था। सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ये सारे विचार जो थे वह एक दार्शनिक के विचारों पर आधारित था। इन विचारों की वैधता सिद्ध करने के लिए 18वीं शताब्दी, यानी इस प्रकार की जितने भी बातें कही गई थी, इनको सिद्ध करने के लिए क्या हुआ कि 18वीं शताब्दी तक कोई अधिक प्रायोगिक कार्य नहीं हुए, यानी प्रैक्टिकली इन सारी चीज़ों को, जो ये थियोरिटिकल चीज दिए गए थे ओरली और ये बुक्स में भी लिखे गए थे, ये थ्योरी भी प्रतिपादित कर दिए गए, लेकिन इनका प्रैक्टिकल प्रायोगिक तौर पर इस प्रकार के कोई भी कार्य नहीं किए गए कि उससे हमें साबित हो जाए कि ये परमाणु से मिलकर के बने पदार्थों का निर्माण होता है। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे, यानी 18वीं शताब्दी के अंत, यानी लास्ट टाइम पे, 18वीं शताब्दी के लास्ट टाइम तक पे अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्व एवं यौगिकों के बीच भेद को समझा तथा स्वाभाविक रूप से यह पता करने के इच्छुक हुए कि तत्व कैसे बनते हैं, इसके बारे में उन्होंने क्यों संयोग करते हैं, यानी तत्व क्यों संयोग करते हैं, इसके बारे में जानने का प्रयास किया। 18वीं शताब्दी के अंत तक जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है, यानी उन्होंने ये बताया कि तत्व जब एक दो तत्व जब संयोग करते हैं तो क्या होता है, इसके बारे में उन्होंने 18वीं शताब्दी के अंत में बताए तब क्या होता है। वैज्ञानिक आत्मा एल लेवोजियर ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियमों को सत्यापित किया तथा जिससे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। यानी 18वीं शताब्दी के अंततः लास्ट टाइम पे वैज्ञानिक आए एंटनी लेवोजियर ने रासायनिक केमिकल कॉम्बिनेशन के दो महत्वपूर्ण लॉ को स्थापित किए, लॉ को वेरीफाई किए, जिससे रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया गया। जिससे क्या हुआ कि रसायन विज्ञान को एक आधारशिला मिली कि हम ये ऐसे होता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं सूक्ष्मतम कण से, और यह सूक्ष्मतम कण क्या हुआ कि यह सूक्ष्मतम कण ही परमाणु कहलाता है। इस प्रकार के तथ्य प्रदान किए गए और जिससे रसायन में जान आई, रसायन को एक आधारशिला प्रदान हुई। अब रासायनिक संयोजन के नियम कौन कौन से दिए इन्होंने, इसके बारे में जान लेते हैं। लेवोजियर ने कौन कौन से दो नियम दिए, इसके बारे में, रासायनिक संयोजन के नियम, इसके बारे में जानना प्रारंभ करते हैं। लेवोजियर एवं जोसेफ एल प्राउस्ट एक थे लेवोजियर। इन्होंने भी दो व्यक्तियों के साथ मिलकर के अपना कार्यक्रम प्रारंभ किया और करना स्टार्टिंग किए। लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने बहुत अधिक प्रायोगिक कार्य के पश्चात रासायनिक संयोजन के निम्नलिखित दो नियम प्रतिपादित किए। यानी इन दोनों ने लेवोजियर एंड जोसेफ एल प्राउस्ट ने अपने दोनों साथ मिलकर के दो नियम प्रतिपादित किए। उनमें से एक नियम था
पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। पहला नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम पहला आता है, जिसमें से निकलता है पहला द्रव्यमान संरक्षण नियम। अब देखते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता है, इसके बारे में जानते हैं। जब रासायनिक परिवर्तन, जब केमिकल चेंज, जब रासायनिक परिवर्तन, ध्यान देंगे केमिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, तब क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? आप ध्यान देंगे कि जब भी कहीं रासायनिक अभिक्रिया होती है या रासायनिक परिवर्तन होता है, तो क्या सही में उसमें कुछ परिवर्तन होता है? क्या उसमें चेंजेस देखने को मिलती है? इसके बारे में, इसमें कोई परिवर्तन होता है, इसके बारे में एक छोटे से क्रियाकलाप को हम देखेंगे। क्रियाकलाप है कि निम्न x और y रासायनिक युग्म लीजिए, यानी दो हमें x और y युग्म लेना है, दो जोड़े लेने हैं। इसमें से पहला है कॉपर सल्फेट और दूसरा है सोडियम कार्बोनेट। इस प्रकार के लेंगे हम जोड़े और इसको हम प्रारंभ करेंगे। दूसरा पॉइंट नंबर लेंगे, x एवं y युगलों को सूची में किसी एक युगल के रसायनों के अलग अलग विलयन 10 ml जल लेकर तैयार करेंगे। जब हम x y लेंगे और उसमें से दो अलग अलग बीकर में डालेंगे, जल में डालेंगे, 10 ml SML बीकर में डालेंगे। उपरोक्त तैयार किए युगलों में x और y के, उपरोक्त तैयार किए गए युगल यानी जोड़े में x और y के विलयन को एक शंक्वाकार फ्लास्क में लीजिए। ये जो युगल है, ये दो जोड़ी जो हम लिए विलयन के, इसको हम एक फ्लास्क में डालेंगे। इसको हम एक फ्लास्क में, शंक्वाकार फ्लास्क में, कॉनिकल फ्लास्क में डालेंगे। छोटी परख नली को एक नलीयुक्त फ्लास्क में इस प्रकार लटकाइए कि ताकि दोनों परस्पर मिश्रित ना हो। इसे इस प्रकार से एक स्टैंड पर बैठाना है कि ये आपस में मिश्रित ना हो। इस प्रकार से कॉर्क को डोरी और इस प्रकार से रखे जाते हैं। इससे निष्कर्ष निकलता है कि विलयन को शंक्वाकार फ्लास्क में डूबी ही युक्त छोटी परख नली लीजिए। उपयुक्त फ्लास्क को सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। इसे सावधानीपूर्वक तौल लीजिए। अंतरयुक्त अब फ्लास्क को झुकाकर इस प्रकार घुमाइए कि x और y के विलयन परस्पर मिश्रित हो जाए। अब इस जो फ्लास्क है उसको इस प्रकार से घुमाना है, ये दोनों मिश्रित हो जाए। अब इस फ्लास्क को पुनः तौलिए, यानी इसको फिर से वेट करना है शंक्वाकार फ्लास्क में क्या अभिक्रिया हुई, यानी अब देखना है फिर से इसमें क्या कुछ परिवर्तन हुआ है। क्या परिवर्तन होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन हुआ है, यानी बढ़ा हुआ या घटा हुआ है। फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? फ्लास्क के मुख पर कॉर्क क्यों लगाते हैं? क्या फ्लास्क के द्रव्यमान एवं अंतरावस्था में कोई परिवर्तन हुआ? नहीं, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। यानी इससे निष्कर्ष निकलता है कि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन होता है और किया जा सकता है और ना ही नाश किया जा सकता है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया की जाती है तो उसमें ना तो पदार्थ का निर्माण होता है, उसमें ना किसी का रासायनिक अभिक्रिया में ना तो पदार्थ का निर्माण होता है और ना ही उसका विनाश किया जाता, ना ही उसमें उसका विनाश होता है। ये पहला नियम दिए थे लेवोजियर ने। और दूसरा नियम था स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम, लेवोजियर एवं अन्य वैज्ञानिकों ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों, यानी लेवोजियर और अपने दोस्तों के साथ मिलकर के उन्होंने ये बात कही कि कोई भी यौगिक अकेला या नहीं तो अन्य यौगिकों से निर्मित होता है। वे इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता, चाहे वे किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो और किसी ने भी इसे बनाया हो। ध्यान देंगे उन्होंने क्या कहा, यहाँ फिर से मैं बताता हूँ। लेवोजियर ने अपने वैज्ञानिकों से प्रकाश डाला कि कोई भी यौगिक इज एवरीथिंग, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों मतलब परमाणु या अणु, दो या दो से, कोई भी यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है, दो या दो से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त यौगिकों में, इस प्रकार जो प्राप्त यौगिक होता है, इन तत्वों का अनुपात स्थिर रहता है। इन तत्वों का अनुपात क्या होता है, यानी हम जब इस प्रकार से 2 और 3 के अनुपात में देते हैं तो इधर भी आपको 2 और 3 के अनुपात में ही पदार्थ का निर्माण होता है। यानी ये अनुपात जो है, ये अनुपात फिक्स रहता है, ये अनुपात स्थिर रहता है। इस प्रकार स्थिर रहता है, चाहे वह किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो, चाहे वह किसी भी प्लेस से लिया गया हो अथवा किसी ने भी बनाया हो, यानी जिसको जानकारी नहीं है वो भी बनाते हैं तो भी इसका अनुपात
स्थिर रहता है। इस प्रकार हम कहेंगे कि यौगिक जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 रहता है। यानी जब हम जल के इस प्रकार कंपाउंड, एक यौगिक कंपाउंड जल को ले, कंपाउंड ध्यान देंगे, कंपाउंड जल को ले H2O इसमें जल और इसमें क्या है, ऑक्सीजन और जल का अनुपात क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अनुपात, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात लें तो इसका अनुपात आएगा 1:8। यानी इसमें भी अनुपात स्थिर रहता है, चाहे वह किसी ने भी बनाया हो। इसे द्रव्यमान का स्थिर अनुपात नियम कहते हैं। अब जॉन डाल्टन के बारे में एक छोटी सी कहानी जानते हैं कि जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में हुआ था। जॉन डाल्टन का जन्म 1766 ईस्वी में इंग्लैंड के एक गरीब जुलाहे परिवार में हुआ था। यानी इंग्लैंड के गरीब जुलाहे परिवार में 1766 ईस्वी में जॉन डाल्टन का जन्म हुआ था। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी जीविका शुरू की। यानी 12 वर्ष की उम्र से ही ये ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट कर दिए थे, कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट किए थे और शिक्षक के रूप में कार्य करने लगे थे। 7 साल के बाद वह स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। यानी उस 12, 7, 19 यानी 19 साल के उम्र में ही इन्होंने स्कूल के प्रिंसिपल बन गए। सन 1793 ईस्वी में जॉन डाल्टन ने एक कॉलेज में गणित, भौतिकी, रसायन शास्त्र पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। यानी इन्होंने 19-20 वर्ष के उम्र में ही रसायन शास्त्र और गणित पढ़ाने के लिए मैनचेस्टर चले गए। उन्होंने अपने जीवन का अधिकांश समय शिक्षण एवं शोध कार्य में व्यतीत किया। जॉन डाल्टन ने 19 वर्ष के ही अवस्था में प्रिंसिपल का पदभार संभाले और मैनचेस्टर के एक बहुत ही फेमस कॉलेज में पढ़ाने के लिए मैथ और साइंस के सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए चले गए। उन्होंने अपने परमाणु सिद्धांत में प्रस्तुत किया कि द्रव्यों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। उन्होंने जो थ्योरी दिए वो द्रव्यों के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण सिद्धांत साबित हुआ। वैज्ञानिकों ने अगली समस्याओं के उचित नियम इस प्रकार से करते हैं। द्रव्यों की प्रकृति के बारे में जानते हैं। परमाणु, अब यहाँ देखिए, यहाँ द्रव्य अनुपात के नियम, युक्ति संगत की व्याख्या। द्रव्यमान संरक्षण के अनुपात जो है इनके युक्ति संगत की व्याख्या की। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार, डाल्टन ने जो परमाणु सिद्धांत दिए उसके अनुसार तत्व चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो, चाहे यौगिक कंपाउंड एंड मिश्रण कुछ भी हो, सूक्ष्म कणों से बने होते। ये सूक्ष्म कणों से बने होते हैं, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। डाल्टन के सिद्धांत की विवेचना निम्न प्रकार से की जा सकती है। इन्होंने जो थ्योरी दिए थे इनकी विवेचना हम निम्न प्रकार से करते हैं। इसमें है सभी द्रव्य परमाणुओं से निर्मित होते हैं। जो भी पदार्थ, जितने भी पदार्थ है वह द्रव्य से बना हुआ होता है, द्रव्य से निर्मित है। यानी जो भी पदार्थ है वह द्रव्य से निर्मित होते हैं, जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो सृजित होते हैं और न ही उनका विनाश होता है। परमाणु वह सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो बनाए जाते हैं और न ही उसका नाश किया जाता है, न ही उसका विनाश होता है। दिए गए तत्वों के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो भी तत्व कंपाउंड में, जो भी यौगिक में या मिश्रण में जितने भी तत्व होते हैं, मिले हुए होते हैं, उनके गुण और रासायनिक गुणधर्म क्या होते हैं, समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान यहाँ फिर से पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि भिन्न डिफरेंट एलिमेंट्स के परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न होते हैं। यानी डिफरेंट हम जब तत्व एलिमेंट्स लें तो उनका रासायनिक गुणधर्म और परमाणु द्रव्यमान क्या होगा कि उनका भिन्न होगा। यानी जब अलग अलग हम तत्व ले उनके बारे में स्टडी करें तो उनका परमाणु द्रव्यमान और उनका केमिकल प्रॉपर्टीज जो होगा वह अलग अलग होगा। किसी भी यौगिक में परमाणु की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में, किसी भी कंपाउंड में क्या है कि परमाणु की
परमाणु की सापेक्ष संख्या जो है, नंबर जो है, एवं प्रकार, सापेक्ष संख्या और प्रकार जो है क्या है, एक निश्चित है, यानी डेफिनिट है। डेफिनिट आप अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे, छोटे छोटे इसके बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे है कि परमाणु क्या है, ध्यान देंगे परमाणु क्या है। यहाँ आता है कि परमाणु क्या है, यहाँ गौर कीजिएगा कि परमाणु क्या है। इस प्रकार के यहाँ क्वेश्चन आंसर मिलने वाले हैं कि परमाणु क्या है। कि आपने कभी इमारत को बनती हुई देखा है? इन दीवारों से एक कमरा एवं कई कमरे के समूह के एक निर्मित होते हैं। यानी जब हम यहाँ इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझना स्टार्टिंग करते हैं कि परमाणु क्या है। यह एक बहुत बड़ा आपको ग्राउंड ले लेते हैं और इस ग्राउंड में आपको अलग अलग मकान बने हुए होते हैं। ये मकान हो गए, इस मकान में आपको छोटे छोटे कमरे होते हैं। एक मकान में आप 4-5 कमरे होते हैं। यहाँ भी एक मकान हो गया, बिल्डिंग हो गए, यहाँ भी 4-5 कमरे होते हैं। यानी ये जो मकान जो बने हुए होते हैं ये छोटे छोटे कमरों से मिलके बने होते हैं। और ये कमरे जो बनते हैं, ये कमरे किससे बने होते हैं? कमरे ईंट पत्थर से मिलकर के बने होते हैं। यानी इसमें इस कमरे में सबसे छोटे सूक्ष्म कण क्या हो गए? आपको ईंट पत्थर। तो ईंट पत्थर यानी यहाँ सबसे छोटे कण जो हुए यानी ईंट पत्थर, तो ईंट पत्थर को यहाँ हम परमाणु मानेंगे। यानी पदार्थों का वह सूक्ष्म कण जो सबसे छोटा हो और उससे पदार्थों का निर्माण होता हो, उसे हम परमाणु कहते हैं। यानी यहाँ अब हम पढ़ेंगे परमाणु कितने बड़े होते हैं, परमाणु का क्या साइज होता है, क्या आकार होता है, इसके बारे में जानेंगे। परमाणु बहुत छोटे होते हैं, ध्यान दीजिएगा कि परमाणु बहुत ही छोटे होते हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना या तुलना कर सकते हैं, जिसकी हम इमेजिन कर सकते हैं या कंपैरिजन कर सकते हैं, से भी छोटे होते हैं। यानी जिसकी हम कल्पना भी नहीं दिमाग में लगाएंगे कि बहुत छोटा, लेकिन उससे भी ये छोटे होते हैं। परमाणु उससे भी बहुत छोटे होते हैं, उससे भी छोटे हैं। लाखों परमाणुओं को जब एक के ऊपर नंबर ऑफ लैक्स एटम्स को हम एक के ऊपर एक सेट करते हैं, तब जाके एक चट्टान के रूप में बनते हैं। एक कठिनाइयाँ से कागज की शीट की एक मोटी परत बन जाती हैं। यानी जब हम एक परमाणु की त्रिज्या के बारे में बात करें तो एक परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि परमाणु की त्रिज्या किसमें मापी जाती है, तो आपको ध्यान रखना होगा कि परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर एनएम में मापा जाता है। परमाणु की त्रिज्या नैनोमीटर में मापी जाती है। 1 नैनोमीटर यानी 1 एनएम बराबर 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा? 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर, यानी 1 मीटर बराबर 10⁹ नैनोमीटर। इस प्रकार से ये बहुत ही छोटे होते हैं सापेक्ष। अब कुछ महत्वपूर्ण सापेक्ष आकार के तत्व दिए हुए हैं, उनकी परमाणु के आकार के बारे में जान लेते हैं कि कितना इनका रेडियस होता है और कितना इसका क्या आकार होता है। पहला उदाहरण है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार क्या होता है? 10⁻⁻10, यानी हाइड्रोजन परमाणु का रेडियस जो होता है 10⁻⁻10 होता है। और जल का कितना होता है? 10⁻⁹ होता है। हीमोग्लोबिन Hb का कितना होता है? 10⁻⁸ और रेत जो होता है ये बालू जिसको बोलते हैं, इसका है 10⁻⁻4। और चींटी की कितनी होती है? इसकी होती है 10⁻⁻3। और सेब जिसको एप्पल बोलते हैं, इसकी है आपको 10⁻⁻1, 10⁻⁻1 इसके परमाणु की आकार की होती है। अब जब परमाणु का आकार सूक्ष्मतम है कि हम इसे नगण्य मान सकते हैं। अभी तो हम देख लिए कि परमाणु का आकार क्या है, बहुत ही छोटा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे नगण्य यानी छोटा हम मानेंगे। इसके बारे में क्यों सोचते हैं? हम इसके बारे में इसलिए सोचते हैं कि पूरा विश्व ही परमाणुओं से बना होता है। अब देखिए यहाँ बातें आती है कि परमाणु को तो हम नगण्य मानते हैं, परमाणु को हम नगण्य मान लिए, छोटे मान लिए, फिर भी हम परमाणु के पीछे इतने हाथ धो के क्यों पड़े हुए होते हैं? यानी परमाणु के पीछे हम क्यों जानने के लिए पड़े हुए होते हैं? इसका मेन रीजन है कि यह पूरा दुनिया जो है, पूरा वर्ल्ड जो है, यह पूरा वर्ल्ड ही आपको परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। परमाणु से बना होता क्या? परमाणुओं से बना हुआ है, परमाणुओं से बना हुआ है।
फिर भी वहाँ विद्यमान तथ्य तथा हमारे प्रतिक्रिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। क्या है कि परमाणुओं का इफेक्ट क्या है, हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो भी हम दैनिक जीवन में या अपने लाइफ में जो भी काम करते हैं वहाँ परमाणुओं का विद्वान होना जरूरी है। फॉर एग्जांपल कि यानी हम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या प्रतिबिंब के क्षेत्र में यानी जिस भी फील्ड में हम बातें करें वहाँ परमाणुओं की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है, परमाणुओं की अवेलेबिलिटी जरूरी होती है। प्रारंभ में तत्वों के नामों की उत्पत्ति उन स्थानों के, अब यहाँ देखते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ उन्होंने किसी तत्व, यहाँ ध्यान दीजिए कि यानी पूरा संसार ही विभिन्न तत्वों के आधुनिक प्रतीक क्या है। यानी अब यहाँ देखिए परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक यानी मॉडर्न सिंबल क्या है, मॉडर्न सिंबल क्या है, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है, विभिन्न डिफरेंट परमाणु जो है एटम्स जो है उनके मॉडर्न सिंबल्स क्या है। डाल्टन ऐसे प्रथम व्यक्ति थे, सर जॉन डाल्टन ऐसे व्यक्ति थे, फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीक का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया। यानी डाल्टन ने ऐसे ऐसे सिंबल्स दिए जो कि सदा के लिए ऐसे देने लगे कि उसका कोई पता ही नहीं चलता था कि ये क्या है, उसे कुछ भी पता नहीं चलता, उस पर क्या डायग्नोसिस करते उसे कुछ भी पता नहीं चल रहा था। उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो प्रतीक उस तत्व का निश्चित मात्रा या आकार की ओर इंगित करता था। यानी उन्होंने जो प्रतीक इस्तेमाल किए, उन्होंने किसी तत्व के प्रतीक का प्रयोग किया तो यह प्रतीक उस तत्व की एक निश्चित मात्रा की ओर, उन्होंने जो सिंबल्स दिए वह क्या हुआ कि वह उस तत्व की एक निश्चित मात्रा यानी उसकी एक निश्चित मात्रा की ओर इंगित करता है, यानी वह उसकी ओर इशारा करता था। यह प्रतीक तत्व के एक परमाणु को प्रदर्शित करता था। यह जो तत्व था, यह जो सिंबल दिया हुआ गया था डाल्टन के द्वारा, यह क्या हुआ कि तत्व के प्रतीक यानी तत्व के सिंबल की ओर प्रदर्शित करता था, इंगित करता था। बर्जिलियस, अब दूसरा आता है कि बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीक का सुझाव दिया। बर्जिलियस जो कि आपको रसायन शास्त्री थे, बर्जिलियस ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया, उन्होंने ऐसे प्रतीक सुझाव दिए जो उन तत्वों के नामों के एक नए अक्षरों, एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था। यानी दूसरा वैज्ञानिक, उन्होंने देखिए डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स दिए आपको तत्व के पहचानने के लिए। हाइड्रोजन हो गया, ये ऑक्सीजन होगा, ये बेरिलियम हो गया, ये कार्बन हो गया, यानी डिफरेंट के लिए उन्होंने डिफरेंट सिंबल्स दिए। लेकिन दूसरा आता है आपको बर्जिलियस, जिसका नाम है बर्जिलियस। उन्होंने क्या किए, तत्वों के ऐसे ऐसे प्रतीक सुझाव दिए जो उन तत्वों के नाम के एक या दो से सिंबल से मिलते थे, जो कि एक या दो नाम से सिंबल से मिलते थे, जो कि उस तत्व के एक या दो नाम के, उस तत्व के जो अंग्रेजी में नाम थे, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए उन्होंने एस लिखे, सल्फर के लिए उन्होंने एस लिखे। तो इस प्रकार यानी उसके जो भी तत्व थे उनका सिंबल के लिए उन्होंने एक या दो अक्षर लिए उस तत्व के सिंबल के लिए। और देखिए यहाँ एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के पहले उन्होंने डाल्टन कैसे सिंबल दिए थे। हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन को उन्होंने किस रूप में लिखते थे, हाइड्रोजन जो था इसका एक गोला लिख देते थे और इसमें एक बिंदा दे देते थे। कार्बन को एक गोला में पूरा ये कलर कर देते थे। ऑक्सीजन को डायरेक्टली इस प्रकार से, ये पहले डाल्टन का ये सिंबल्स हैं। कॉपर का इस प्रकार से, यानी डाल्टन का ये सिंबल्स है, प्रतीक है। नेक्स्ट है प्रारंभ तत्वों के नामों की व्युत्पत्ति उन स्थानों के नामों से की गई। फर्स्ट टाइम क्या है कि तत्वों के नामों की जो व्युत्पत्ति हुई उन स्थानों के नाम से की गई जहां वे सर्वप्रथम पाए गए। यानी जैसे प्रारंभ में जो तत्व का नाम आया, यानी उसका जो नाम रखा गया, व्युत्पत्ति जो की गई वह कैसे की गई, वह जहां से वह पाया गया, जहां से उनकी प्राप्ति हुई और जहां से वे प्राप्त हुए थे। उदाहरण स्वरूप कॉपर का नाम साइप्रस, उदाहरण के लिए कॉपर जो था, कॉपर उसका नाम साइप्रस से उत्पन्न हुआ। कॉपर की उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसका उत्पन्न हुआ साइप्रस से। कुछ तत्वों के नामों को विशिष्ट रंगों से लिया गया, कुछ तत्वों के नाम जो थे उनका रंगों से लिया गया। उदाहरण स्वरूप स्वर्ण, तो स्वर्ण के लिए गोल्ड का नाम लिया, अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है। जैसे सोना है तो सोना के लिए उन्होंने गोल्ड लिए।
जिसका अर्थ होता है पीला, जिसका अर्थ होता है पीला, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यानी नेक्स्ट है आपको IUPAC, IUPAC, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल प्योर अप्लाइड एंड केमिस्ट्री सिस्टम। IUPAC अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो क्या है, एक इंटरनेशनल साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो तत्वों के नामों के जो क्या है, तत्वों के नामों के प्रतीक और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है कि आपको आपने जो इस तत्व के नाम दिए हैं, तो इसके लिए जब भी आप फॉर एग्जांपल कि आप यदि किसी तत्व के नाम रख रहे हैं तो सबसे पहले आपको IUPAC से आपको सर्टिफाइड कराना होगा। यानी IUPAC में इसकी जांच करवानी होगी कि इस तत्व के नाम क्या ये जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हाइड्रोजन के लिए H दिया हुआ है तो हाइड्रोजन का सर्टिफाइड है IUPAC से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड केमिस्ट्री सिस्टम। यानी इससे ये सर्टिफाइड है कि हाइड्रोजन के लिए आप H ही लिखें, हाइड्रोजन के लिए आप H ही लिखें तब जाके आपको। तो उनमें एक और चीज़ें थी कि अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। अधिकतर तत्व जो थे उनके सिंबल अंग्रेजी के एक या दो अक्षर से बने होते थे। किसी प्रतीक के पहले अंग्रेज अक्षर को सदैव बड़े अक्षर में कैपिटल लेटर था तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर में स्मॉल लेटर में लिखा जाता था। किसी तत्व को जो सिंबल थे उनको लिखने के लिए कैपिटल लेटर को और उसके बाद स्मॉल लेटर का। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के लिए हाइड्रोजन आता है ना, तो हाइड्रोजन कैसे अंग्रेजी में लिखते हैं, HYDR हाइड्रोजन GEN, हाइड्रोजन लिखे ना, तो इसके लिए हम कैपिटल लेटर H लेते हैं, इसके लिए कैपिटल लेटर H लेते हैं। उदाहरण के लिए दूसरा है एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम के लिए AL, एल्यूमिनियम के लिए AL, एल्यूमिनियम के लिए AL। कोबाल्ट के लिए CO और कोबाल्ट के लिए CO लेते हैं। विभिन्न तत्वों के परमाणु के आधुनिक प्रतीक, डिफरेंट तत्व जो है उनके परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है उनके बारे में अब जानते हैं। जॉन डाल्टन ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने तत्वों को प्रतीक बनाया था विशिष्ट अर्थ में किया जब वे ये आपको पहले ही बताया जा चुका है। अब है आपको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या जान लिए, परमाणु जान लिए, अब परमाणु के सिंबल जान लिए। अब आता है परमाणु द्रव्यमान कि परमाणु द्रव्यमान क्या है। तो ये है, आपको ध्यान देंगे कि आपको देखने में दिक्कत हो रही है, यहाँ से लेते ओके। परमाणु द्रव्यमान, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना, जो सर जॉन डाल्टन जो थे इन्होंने परमाणु सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना इमेजिन किए द्रव्यमान की थी, परमाणु द्रव्यमान की थी। उनके अनुसार क्या है कि प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक तत्व का एक अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। प्रत्येक तत्व का क्या है, अभिलाक्षणिक परमाणु द्रव्यमान होता है। डाल्टन का सिद्धांत स्थिर अनुपात के नियम को इतनी भली भांति समझने में समर्थ था कि वैज्ञानिकों ने इससे प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। यानी डाल्टन ने जो परमाणु द्रव्यमान दिए थे स्थिर अनुपात का नियम, इससे प्रेरित होकर साइंटिस्ट ने परमाणु द्रव्यमान प्रेरित होकर परमाणु द्रव्यमान को मापने की ओर अग्रसर हुए। चूंकि एक परमाणु के द्रव्यमान को ज्ञात करना अपेक्षाकृत कठिन था। यानी चूंकि हुआ क्या कि जब हम इतने सारे पदार्थ थे तो उसमें हम जब एक पदार्थ की ज्ञात करें तो वह एक कठिन कार्य था। इसलिए रासायनिक संयोजन के नियम के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया था। यानी अन्य कार्य क्या किए गए, एक को ज्ञात करना कठिन था, इसलिए क्या किया, इसलिए रासायनिक संयोजन केमिकल कॉम्बिनेशन के उपयोग एवं उत्पन्न यौगिकों के द्वारा सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान को ज्ञात किया गया। एक को ज्ञात करना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने सापेक्ष
प्रयोग किया। अब है यहाँ कुछ दिए हुए हैं, चार्ट दिए हुए हैं, यहाँ गौर कीजिएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि कुछ प्रतीक, कुछ तत्वों के प्रतीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सारणी 3.1 में एनसीईआरटी का बुक्स है, उसमें भी आप लोग पढ़ सकते हैं कि तत्व दिए हुए हैं और उनके प्रतीक, तत्व दिए हुए हैं और उनके प्रतीक दिए हुए हैं, तत्व दिए हुए हैं, प्रतीक दिए हुए हैं। एल्युमिनियम का Al, आर्गन का Ar, बेरियम का Ba, बोरॉन का B, ब्रोमीन का Br, कैल्शियम का Ca, कार्बन का C और क्लोरीन का Cl, क्लोरीन का Cl, कोबाल्ट का CO, इसी प्रकार से अन्य कॉपर, फ्लोरीन, गोल्ड, इस प्रकार से सभी का सिंबल्स दिया हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। यानी जब कभी आप, इसमें कहा गया है कि जब कभी आप तत्वों का अध्ययन करें तो इसके संदर्भ के लिए उपरोक्त सारणी दी गई है, यानी इसके अध्ययन करें तो उसके लिए उपरोक्त सारणी दी हुई है, उसको जान करके आप अध्ययन करना प्रारंभ करें। सारणी दी, इस पूरी सारणी को एक बार याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बार बार इसको उपयोग करने से, यानी इसको आपको रटना नहीं है, एक बार याद कर लिया, उसको बार बार सिंबल्स में यूज कर रहे हैं, इस प्रकार से आपको याद हो जाएगी। यहाँ हम एक यौगिक मोनोऑक्साइड, यहाँ हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, मोनोऑक्साइड का उदाहरण लेते हैं, जो कार्बन और ऑक्सीजन, मोनोऑक्साइड क्या है, CO, मोनोऑक्साइड का सूत्र क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO, यह क्या है, यह कार्बन और ऑक्सीजन का निर्मित एक कंपाउंड है, यौगिक है। प्रायोगिक तौर पर यह निरीक्षित किया गया कि 3 ग्राम कार्बन तथा 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्मित हुई है। 3 ग्राम कार्बन और 4 ग्राम ऑक्सीजन के संयोग से क्या हुआ कि कार्बन मोनोऑक्साइड का निर्माण हुआ। दूसरों शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक, कार्बन क्या है कि दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि कार्बन अपने 4/3 गुना अधिक द्रव्यमान वाले ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं, 4/3 टाइम ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होते हैं। मान लीजिए कि हम परमाणु द्रव्यमान की एक इकाई को कार्बन द्रव्यमान के बराबर मानते हैं, तो कार्बन परमाणु 0.1 U ऑक्सीजन और परमाणु द्रव्यमान को 0.33 U निर्दिष्ट करते हैं। प्रारंभ में परमाणु द्रव्यमान को AMU द्वारा सापेक्ष संक्षेप में लिखते थे और आजकल IUPAC के नवीनतम अनुमोदन के द्वारा इसे U के द्वारा लिखा जाता है, यूनिफाइड द्रव्यमान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। लेकिन द्रव्यमान की इकाई को यथासंभव पूर्णांक एवं लगभग पूर्णांक के व्यक्त किया जाता है, आधुनिक सुविधाजनक होता है। आगे चलकर वैज्ञानिकों ने परमाणु द्रव्यमान के भिन्न भिन्न इकाइयों के बारे में, जैसा कि दिखाया गया, यह फलों को सापेक्ष द्रव्यमान के बारे में जानकारी देता है। ऑक्सीजन अनेक तत्वों के संयोगिक बनाता है। अब यहाँ देखिए पॉइंट्स दिया हुआ है कि क्या कहता है, ऑक्सीजन अनेक तत्वों के साथ अभिक्रिया करके यौगिक बनाता है। ऑक्सीजन क्या होता है, अनेक डिफरेंट यौगिक तत्वों के साथ, एलिमेंट्स के साथ अभिक्रिया करके कंपाउंड बनता है। इस परमाणु द्रव्यमान इकाई द्वारा अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में व्यक्त प्राप्त होती है, इस प्रकार से है। अब यहाँ देखिए, यहाँ कुछ तत्व दिए हुए हैं और उनका परमाणु द्रव्यमान भी दिया हुआ है। कुछ तत्वों के परमाणु द्रव्यमान यहाँ दिए हुए हैं कि यहाँ तत्व दिया हुआ है और उसका परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है। पहला है हाइड्रोजन, इसका परमाणु द्रव्यमान क्या है, 1। कार्बन है, इसका परमाणु द्रव्यमान इसका है 12। नाइट्रोजन के परमाणु द्रव्यमान है 14। ऑक्सीजन है, इसके द्रव्यमान है 16। सोडियम है, इसके परमाणु द्रव्यमान है 23। मैग्नीशियम है, इसके परमाणु द्रव्यमान है 24। यानी सल्फर है तो सल्फर का है आपको 32। क्लोरीन है तो इसको 35.5। कैल्शियम है तो उसका 40। यानी परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि परमाणु द्रव्यमान जो होता है, परमाणु द्रव्यमान जो होता है वह क्या होता है कि परमाणु संख्या, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या के लगभग क्या होते हैं, परमाणु संख्या के लगभग दुगुने होते हैं। परमाणु संख्या के लगभग दुगुने होते। इस प्रकार ध्यान दीजिएगा। परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पॉइंट नंबर 3 फैक्ट है आपको, परमाणु किस प्रकार अस्तित्व में रहते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा कि अधिकांश तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं पाए जाते हैं। अधिकांश तत्व, मैक्सिमम तत्व जो है, एलिमेंट जो है,
मैक्सिमम तत्व जो है, तत्वों के परमाणु स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में नहीं पाए जाते। स्वतंत्र फ्री स्टेट में क्या होते हैं, अस्तित्व में नहीं पाए जाते। परमाणु अणु एवं आयन बनाते हैं। परमाणु क्या होते हैं, अणु एवं आयन बनाते हैं। ये अणु अथवा आयन अत्यधिक संख्या में पुंजित होकर वह द्रव्य बनाते हैं जिसे हम देख सकते हैं। ये परमाणु और अणु क्या होते हैं, पंजित होकर क्या कराते हैं, द्रव्य बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक पदार्थ द्रव्य बनाते हैं जिसे हम आंख से हम देख सकते हैं, जिन्हें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं और छू सकते हैं। यह ध्यान दीजिएगा कि संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। स्ट्रक्चर में जो प्रयोग किए जाते हैं परमाणु की संख्या, उसे क्या कहते हैं, अणु की परमाणुकता कहते हैं। अणु की परमाणुकता कहते हैं। संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को अणु की परमाणुकता कहते हैं। धातु अणुओं एवं कुछ अन्य तत्वों के अणुओं जैसे कि कार्बन के अणुओं की सरल संरचना नहीं होती है, कार्बन की सरल संरचना नहीं होती, किंतु उनके ऑक्सीजन में असीमित परमाणु परस्पर बंधे होते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, अनेक असीमित यानी डिफरेंट तत्व के परमाणु बने होते हैं। आइए कुछ तत्वों की परमाणुकता का अवलोकन करें। कुछ तत्वों की परमाणुकता की अवलोकन करें। यहाँ ध्यान दीजिएगा, कुछ तत्वों की परमाणुकता ध्यान है, तत्व के प्रकार और नाम, उसके परमाणुकता। अधातु है आर्गन, इसकी एक परमाणु होते हैं। हीलियम है, एक परमाणु के। ऑक्सीजन है तो द्विपरमाणु का। हाइड्रोजन है, द्विपरमाणु होते हैं। नाइट्रोजन है, द्विपरमाणु को। नाइट्रोजन द्विपरमाणु होते हैं, क्लोरीन द्विपरमाणु होते हैं। फास्फोरस चतुर्परमाणु होते हैं। फास्फोरस क्या होते हैं, चतुर्परमाणु होते हैं। सल्फर क्या होते हैं, बहुपरमाणु होते हैं। धातु, अब धातु में सोडियम ले लेते हैं, एक परमाणु होते हैं। आयरन होते हैं, एक परमाणु होते हैं। एल्युमिनियम होते हैं, एक परमाणु होते हैं। कॉपर जो होते हैं एक परमाणु होते हैं। कॉपर क्या है, एक परमाणु होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि अणु क्या है। परमाणु तो हम जान लिए, अब अणु है। साधारणतः अणु ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है जो आपस में रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं। अणु हम किसे कहते हैं, अणु हम उसे कहते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह होता है। अणु क्या होता है कि जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु जुड़े होते हैं, रासायनिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, अथवा वे परस्पर आकर्षण बल के द्वारा कसकर जुड़े होते हैं। अणु को किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है तथा जो उस यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा अणु भिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु निर्मित करते हैं। इसको यहाँ हम कह सकते हैं कि अणु किसी तत्व अथवा यौगिक के उस सूक्ष्मतम कण, अणु क्या होता है कि किसी तत्व और यौगिक के वह सूक्ष्मतम कण अथवा के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व यानी फ्री स्टेट में अस्तित्व में नहीं होते हैं, जो स्वतंत्र रूप में अस्तित्व में नहीं रह सकता है तथा जो यौगिक के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यौगिक के सभी जो भी गुणधर्म है, उनके प्रॉपर्टीज है, उनको प्रदर्शित करता है। एक ही तत्व के परमाणु अथवा भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर संयोग करके अणु बनाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ कि एक ही तत्व के परमाणु अथवा विभिन्न तत्वों के परमाणु संयोग करके क्या बनाते हैं, आपको अणु बनाते हैं, अणु निर्मित करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि तत्वों के अणु एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, तत्वों के अणु। किसी तत्व के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होते हैं। किसी भी तत्व की अणु क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं द्वारा संरचित होती है, अर्थात आर्गन ले, हीलियम ले इत्यादि जैसे अनेक तत्वों के एक ही तत्व के केवल एक परमाणु द्वारा निर्मित होती है। एक ही तत्व के एक परमाणु द्वारा निर्मित होती है, लेकिन अधिकांश अधातु में ऐसा नहीं होता है। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन परमाणुओं से बनता है, इसलिए इसे द्विपरमाणुक O2 कहते हैं। सामान्यतः 2 के स्थान पर 3 ऑक्सीजन परमाणु संयोग करते हैं तो हमें ओजोन O3 प्राप्त होता है। किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले, ध्यान दीजिएगा, किसी अणु की संरचना में प्रयुक्त होने वाले परमाणु की संख्या को उस अणु की परमाणुकता कहते हैं। यहाँ ये सारी चीजें दी हुई हैं, परमाणुकता हम भी बता ही दिए। अब नेक्स्ट है अणु क्या है। तत्व के अणु ये जान लिए। अब यौगिक के अणु, तत्व के यौगिक जान लिए। अब कंपाउंड के अणु
मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में परस्पर जुड़कर यौगिकों के अणु निर्मित करते हैं। यानी डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के परमाणु एक निश्चित अनुपात में, डिफरेंट डिफरेंट परमाणु के अणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु निर्मित करते हैं, यौगिक के अणु निर्मित करते हैं। उदाहरण के लिए नीचे दी हुई है, इसको पढ़ लीजिएगा आप सभी। कुछ यौगिक और संयुक्त तत्व, यहाँ जल ले लेते हैं, यौगिक है जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से, इसका द्रव्यमान अनुपात 1:8 है, इसे संयोग से बनाता है। दूसरा है अमोनियम जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से, जिसका अनुपात है 14:3, यानी दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन और ऑक्सीजन, यानी 3:8 के अनुपात में ये द्रव्यमान यौगिक बनाते हैं। अब कुछ आयनिक यौगिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि ऋण आवेशित आयन को ऋणायन कहते हैं। ऋण आवेशित आयन, धन अथवा ऋण आवेशित कण को आयन कहते हैं। और ऋण आवेशित, इसमें यहाँ आयन, ऋण आवेशित आयन को ऋणायन एनायन कहते हैं, तथा धन आवेशित आयन को धनायन कहते हैं, कैटायन, एनायन और कैटायन कहते हैं। उदाहरण के लिए सोडियम क्लोराइड NaCl को लीजिए, इसमें धनात्मक सोडियम Na+ तथा ऋणात्मक क्लोराइड संघटक के रूप में विद्यमान होते हैं। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। जिसमें नेट आवेश विद्यमान होते हैं उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। हम आयनों के निर्माण के बारे में अध्याय 4 में जानकारी प्राप्त करेंगे। आयन का निर्माण कैसे होता है इसके बारे में हम अगले अध्याय में, जो अब नेक्स्ट अध्याय अभी तो 3 है, इसके बारे में 4th अध्याय में हम पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट आता है कि आयनिक, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सारणी 3.5 है। कुछ रासायनिक यौगिक, कुछ केमिकल कंपाउंड है, आयनिक यौगिक और संघटक तत्व, द्रव्यमान अनुपात क्या है इसके बारे में जानने। तो पहला है कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्सीजन के संयोग से बनता है, कैल्शियम ऑक्साइड, इसमें 5 और 2 के अनुपात में है। मैग्नीशियम सल्फाइड, मैग्नीशियम एवं सल्फर से 3:4 के अनुपात। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन से, इसमें क्या है कि 23:35 के अनुपात में बनता है। रासायनिक सूत्र लिखना। अब आता है कि रासायनिक सूत्र को हम किस प्रकार लिखेंगे। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संघटकों का किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उनके संघटकों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का केमिकल रासायनिक सूत्र उनके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। उनके संघटक का प्रतीकात्मक निरूपण है। भिन्न भिन्न यौगिकों का रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। डिफरेंट कंपाउंड जो है उनके रासायनिक सूत्र सरलता पूर्वक लिखे जा सकते हैं। इस अभ्यास के लिए हम तत्वों के प्रतीक और उनकी संयोजन क्षमताएं ज्ञात होनी चाहिए। इसके लिए हमें तत्वों के प्रतीक और संयोजन क्षमता ज्ञात होनी चाहिए। किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व के संयोजकता कहलाती है। अब ध्यान दीजिएगा, किसी तत्व की संयोजन शक्ति अथवा क्षमता उस तत्व की संयोजकता आपको पूछे जा सकते हैं। संयोजकता किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना, किसी तत्व की संयोजन शक्ति क्या कहलाता है? संयोजकता कहलाता है। किसी एक तत्व के परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु के साथ किस प्रकार से संयुक्त होकर एक रासायनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, इसका ज्ञात करने के लिए संयोजकता का उपयोग करते हैं। किसी तत्व के परमाणुओं की संयोजकता उसके हाथ अथवा भुजा के विचार से किया जा सकता है। अब नेक्स्ट है बहुपरमाणुक आयन। यहाँ है संयोजकता, सारणी दिए हुए इसमें है आपको 1 2 3 4 5 6 7 चीजें दी हुई है। पहला संयोजकता, आयन का नाम और संकेत, आधात्विक तत्व संकेत, बहुपरमाणुक आयन और संकेत। पहला है सोडियम के लिए आयन हो गया Na+, पोटेशियम के लिए K+, सिल्वर के लिए Ag+, कॉपर के लिए Cu+, मैग्नीशियम के लिए Mg+, कैल्शियम के लिए Ca+, जिंक के लिए Zn+, और आयरन के Fe+, हाइड्रोजन के लिए H और हाइड्राइड के लिए H-, क्लोराइड के लिए Cl-, ब्रोमाइड के लिए Br, आयोडाइड के लिए I, ऑक्साइड के लिए O2 और सल्फाइड के लिए H2, अमोनियम के लिए NH4+, OH, ऑक्साइड के लिए OH-, NO3, हाइड्रोजन के लिए इस प्रकार कार्बन सल्फाइड। इस प्रकार ये सारी चीज़ें दी हुई है, इनको पढ़ लीजिएगा आप लोग। PDFs आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे। अब सरल यौगिकों के सूत्र।
सरल यौगिकों के सूत्र। दो भिन्न भिन्न तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को द्विअंगी यौगिक कहते हैं। दो भिन्न भिन्न तत्वों से, जो दो डिफरेंट तत्वों से निर्मित सरलतम यौगिक को क्या कहते हैं? हम द्विअंगी यौगिक कहते हैं। इसे हम सारणी 3.5 में कुछ आयनों की संयोजकता दी गई है। अगर आप इनका उपयोग यौगिकों के सूत्र को लिखने के लिए कर सकते हैं। आणविक यौगिकों के सूत्र लिखते समय हमें संघटक तत्वों के प्रतीक लिखकर उनकी संयोजकता लिखते हैं, जैसे कि निम्न उदाहरण में दर्शाया गया है। उदाहरण के लिए हम यहाँ एक उदाहरण देखते हैं कि हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र किस प्रकार से हम लिखेंगे, इसके बारे में देखिए। हाइड्रोजन का प्रतीक, यहाँ प्रतीक है H और क्लोरीन का प्रतीक है Cl। इसकी संयोजकता इधर और इसकी संयोजकता इधर, अतः हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र हो गया आपको HCl हो गया आपको हाइड्रोजन क्लोराइड का रासायनिक सूत्र। हाइड्रोजन सल्फाइड का इस प्रकार से H और यानी इस प्रकार यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड को इस सूत्र को लिखेंगे, इसके प्रतीक को लिखेंगे और नीचे संयोजकता लिखेंगे। इस प्रकार इसको क्रॉस ओवर करके यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड H2S लिख सकते हैं। यानी इसी प्रकार से संयोजकता लिख सकते हैं बहुपरमाणुक आयन वाले। अब इस प्रकार से आगे बढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट आता है आपको आणविक द्रव्यमान एवं मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान और मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास और मोल संकल्पना। आणविक द्रव्यमान क्या कहता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम परमाणु की अवधारणा का विवेचना कर चुके हैं, हम परमाणु के बारे में जान चुके हैं। इस अवधारणा का विस्तार आणविक द्रव्यमान का परिकल्पना करने के लिए किया जा सकता है। आणविक द्रव्यमान की जो परिकल्पना की जाती है, आणविक द्रव्यमान की जो परिकल्पना की जाती है, परिकल्पना करने के लिए किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान, अब ध्यान दीजिएगा, किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संघटकों, जितने भी संघटक है, परमाणुओं के द्रव्यमानों का योग होता है। परमाणु के द्रव्यमानों का योग होता है आणविक द्रव्यमान। इस प्रकार यह अणु का वह सापेक्ष द्रव्यमान होता है जिसे परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे क्या किया जाता है? परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। जिसे परमाणु द्रव्यमान की इकाई के रूप में व्यक्त किया जाता है। अब आता है सूत्र इकाई द्रव्यमान। ध्यान दीजिएगा, सूत्र इकाई द्रव्यमान यहाँ क्या रहता है? किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक। किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या है कि उस सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक, उसके जितने भी स्ट्रक्चरल संघटक है, सभी संघटक परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमान का योग होता है। सभी संघटक परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का क्या होता है? योग होता है। सूत्र द्रव्यमान का परिकल्पना इस प्रकार से करते हैं। सूत्र द्रव्यमान की परिकल्पना इस प्रकार से करते हैं कि अंतर केवल इतना होता है कि जहाँ पर हम उस पदार्थ के लिए सूत्र इकाई का उपयोग करते हैं जिसके संघटक आयन का होता है, उदाहरण के सोडियम क्लोराइड इस प्रकार से लेते हैं। इस दिए हुए हैं, ये स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, इसको देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट है मोल संकल्पना। मोल संकल्पना क्या कहता है, इसके बारे में हम ध्यान देंगे। यहाँ हम हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की किसी अभिक्रिया का उदाहरण लेते हैं जिसमें जल निर्मित होता है। H2 प्लस O2 क्या होता है? H2O। H2 प्लस O2 H2O। H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बनाता है? H2O। उपरोक्त अभिक्रिया क्या निर्दिष्ट करता है? हाइड्रोजन के दो अणु ऑक्सीजन के एक अणु के साथ अभिक्रिया करके जल के 2 अणु निर्मित करते हैं, अथवा हाइड्रोजन अणु के 4U ऑक्सीजन अणु के 32U के साथ संयोग करके 36U जल अणु निर्मित करते हैं। 36 जल अणु यू निर्मित करते हैं। उपरोक्त समीकरण से यह निष्कर्ष निकल सकते हैं कि हम किसी पदार्थ की मात्रा उसके द्रव्यमान से अथवा उसके परमाणु की संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या से अभिलक्षित कर सकते हैं, परंतु एक रासायनिक अभिक्रिया समीकरण से अभिक्रिया में भाग लेने वाले परमाणु अथवा अणुओं की संख्या सीधे प्राप्त हो जाती है। इसलिए पदार्थों की मात्रा को ज्ञात करना आवश्यक होता है। यहाँ ये सारी चीज़ें दी हुई होती हैं, इनको पढ़ लीजिएगा आप सभी। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, स्टूडेंट अड्डा 247 पर। अब नेक्स्ट आता है कि हमने जो पूरा चैप्टर्स पढ़े हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों के द्रव्यमान का योग अपरिवर्तनीय नहीं रहता। किसी भी अभिक्रिया जो होती है, जो रिएक्शंस होते हैं, उसमें अभिकारक और उत्पाद, जिसमें क्या होते हैं रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स जो भी बनते हैं, जो उसमें रिएक्टेंट्स भाग लेते हैं और उसके फलस्वरूप जो चीज़ें बनती है, अभिकारक बनते हैं या उत्पाद बनते हैं,
उनका योग क्या होता है, अपरिवर्तनीय रहता है, अनचेंजेबल, यानी एक कांस्टेंट राशि होती है, एक क्या होती है, निश्चित राशि होती है। यह द्रव्यमान के संरक्षण का नियम कहलाता है। यह क्या कहलाता है, द्रव्यमान का संरक्षण नियम कहलाता है। एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में विद्यमान होते हैं, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एक शुद्ध रासायनिक यौगिक में एक प्योर केमिकल कंपाउंड में क्या होता है कि हमेशा तत्व क्या होता है कि हमेशा तत्व के निश्चित अनुपात में विद्यमान यानी उपस्थित होते, इसे निश्चित अनुपात का नियम कहते हैं। तत्व का सूक्ष्मतम कण परमाणु होता है। तत्व का सूक्ष्मतम कण क्या होता है, परमाणु होता है, जो स्वतंत्र रूप से पराय नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, ये फ्री स्टेट में नहीं होते हैं तथा उसके सभी रासायनिक गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु किसी तत्व अथवा यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण होता है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। वो क्या होता है, सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। यह पदार्थ के सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। यह पदार्थ के क्या होते हैं, सभी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके सभी संघटक तत्वों का संयोग करने वाले सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र, किसी कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला जो होता है, उसके सभी संघटकों तत्वों का संयोग करने वाले तत्वों के सभी परमाणुओं की संख्या को दर्शाता है। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणु का वह पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है, जो क्या होता है, आयंस की तरह अपनी बिहेव करता है, उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उनके ऊपर एक निश्चित आवेश होता है। उनके ऊपर क्या होता है, एक निश्चित आवेश होता है, एक चार्ज होते हैं, जो कि एक डेफिनिट चार्ज होते हैं, निश्चित चार्ज होते हैं, निश्चित आवेश होता है। आणविक यौगिकों के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आणविक यौगिक के रासायनिक सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित की जाती है। आणविक यौगिक के सूत्र प्रत्येक तत्व की संयोजकता द्वारा निर्धारित होते हैं। आयनिक यौगिकों में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेश की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात किए जाते हैं। आयनिक यौगिक जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड में प्रत्येक आयन के ऊपर आवेशों की संख्या द्वारा यौगिक के रासायनिक सूत्र ज्ञात करते हैं। आवेशों की संख्या द्वारा उसकी संख्या ज्ञात करते हैं। वैज्ञानिक द्वारा, साइंटिस्ट द्वारा विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान की तुलना करने के लिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान स्केल का उपयोग करते हैं। सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान का उपयोग करते हैं। कार्बन 12 समस्थानिक आइसोटोप्स के परमाणु का सापेक्ष द्रव्यमान 12 निर्दिष्ट किया जा सकता है। अन्य सभी तत्वों के परमाणु के सापेक्ष द्रव्यमान कार्बन 12 तत्वों के द्रव्यमान के साथ तुलना करने से प्राप्त होता है। अब ध्यान दीजिएगा कि 6.0022 इंटू 10⁻23 अवोगाड्रो स्थिरांक है, जो कि 12 ग्राम में विद्यमान कार्बन 12 के परमाणुओं की संख्या होती है। मोल एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा होती है। मोल क्या होते हैं, एक निकाय के पदार्थ की वह मात्रा होती है जिसमें 6.0221406776 इंटू 10⁻23 निर्दिष्ट तात्विक कण होते हैं। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसके मोलर द्रव्यमान कहलाता है। पदार्थ के एक मोल अणुओं का द्रव्यमान उसका मोलर द्रव्यमान कहलाता है। इस प्रकार से हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।